Good morning, students. In previous classes, we have studied about the redox reaction and their balancing by various methods. I hope so that you will recall again and again. इस चैप्टर पर आपका जो बैलेंसिंग वाला है, रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर है, उसको आप बार बार कम से कम 3-4 दिन तक प्रैक्टिस कर दीजिए। और खासकर जो एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर, उसको जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा गैस जल रहा होगा? हाइड्रोजन। क्या क्या चीज डालने से हाइड्रोजन बना होगा? 10 में पढ़े होंगे, ये बताइए। टेन में आप हाइड्रोजन पढ़े हुए हैं, क्या क्या चीज डालने से हाइड्रोजन बनेगा? तो देखो, जिंक मेटल ग्रेनुल्स डाल दो, जिंक ग्रेनुल्स डाल दो, उसमें HCl डाइल्यूट डाल दो या सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। इसके माउथ पर बर्निंग मैच स्टिक ले जाओ तो जलने लगेगा। पॉप साउंड भी निकलता है शुरू में, बाद में फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर हॉट एयर बैलून है। ठीक है, तो अगर कुछ बैलून ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भर दीजिए। ठीक है, कुछ बहुत हाइट तक चला जाएगा, वो हाइड्रोजन का डेंसिटी कम होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, घूम रहा है अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, मतलब कि नया चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट नॉन हैविंग एटॉमिक नंबर, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और यह एग्जिस्ट करता है एज ए डाई हाइड्रोजन, मतलब H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। और यह अल्कली मेटल, हाइलोजन और ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली, 3 ग्रुप की तरह इसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। किसका? अल्कली मेटल यानी 1A, इसके बाद 17 या 7A, और आपका हो गया ग्रुप 14 यानी 4A ना, मतलब कि अल्कली मेटल की तरह, हाइलोजन की तरह और कार्बन फैमिली की तरह इसका प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चूंकि इसका पोजीशन तीनों से मिलता जुलता है, फिर भी इसको अल्कली मेटल के साथ रखते थे, डिमेरिट है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, अल्कली मेटल से हल्का सा अलग कर देते हैं, दिखला देते हैं ऊपर ना। तो ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पोजीशन। आइए कुछ अब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, रिजेम्बलेंस विथ अल्कली मेटल। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 1s1 है। ठीक है, उसी तरह से अल्कली मेटल में हो गया लिकबाकाना, मांगल जिंक था ना। लिकबाकाना तो कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाए थे, उसमें था। हलीना का रूबी से फ्रेंड बताए थे ना। तो सोडियम पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटासियम के भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में भी 1 हो जाएगा। मतलब अल्कली मेटल में जिस तरह से आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह से हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो रिजेम्बलेंस है अल्कली मेटल की तरह, मिलता जुलता है। अल्कली मेटल ऑपरेट कंपीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड इटसेल्फ एक्वायर्स यूनिपॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यूनिपॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, जैसे Na+ में बदल जाएगा, पोटासियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद K+ में बदल जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ में बदलता है, हालांकि H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है रिजेम्बलेंस इसका क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होता है। जितने भी अल्कली मेटल में है सभी का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी अल्कली मेटल है सबका +1 है। ठीक है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। हाइड्रोजन का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मेटल हाइड्राइड में -1 भी होता है, तो वहाँ डिफरेंसेज भी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, या कर चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ मैं कि मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है, कम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है,
टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे अल्कली मेटल जो होता है ना, वो नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, हैलोजन से कर जाएगा, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटासियम क्लोराइड बनता है। उसी तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हैलोजन से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, सल्फर से रिएक्ट कर जाएगा और हाइलाइड बना देगा। HBr बनाता है, NaBr भी बन सकता था, पोटासियम ब्रोमाइड भी बन सकता था, उसी तरह से आयोडाइड का बन जाता। जिस तरह से मेटल सल्फर के साथ रिएक्शन करने के बाद सल्फाइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बनाते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है, वाटर बनाता, ये सोडियम ऑक्साइड बनाता, पोटासियम ऑक्साइड बनाता। तो ये सब आपका रिजेम्बलेंस था किसके साथ? अल्कली मेटल के साथ था। आइए अब हम लोग देखते हैं रिजेम्बलेंस विथ हैलोजन। तो जिस तरह से हैलोजन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे देख लीजिए, यहाँ फ्लोरीन का है ना, तो वैलेंस शेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस शेल किसको कहा जाता है? आउटर मोस्ट शेल को। आउटर मोस्ट शेल देखो 2 वाला है, दोनों को काउंट कर दो, 7 हो गया, ठीक है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के नियोन की तरह बिहेव करने लगेगा। उसी तरह से पोटासियम को देख लीजिए आप, ठीक, ये पोटासियम यहाँ पर Cl होगा जी, यहाँ पर Cl होगा, हाँ, क्या होगा यहाँ पर? Cl होगा। तो Cl का 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिए। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा और नियरेस्ट आर्गन 18 की तरह बिहेव करने लगेगा। उसी तरह से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद डाईहाइड्रोजन में बदल जाएगा और नियरेस्ट हीलियम की तरह वह बिहेव करने लगेगा, ठीक है, नियरेस्ट टू हीलियम की तरह वह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेम्बलेंस इसका हाइड्रोजन का किसके तरह हो रहा था? हैलोजन की तरह हो रहा था। आइए अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं हाइड्रोजन का, जो हैलोजन से मिलता जुलता हो ना। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जिस तरह से हैलोजन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, आपका हाइड्रोजन भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। एटॉमिसिटी हैलोजन का 2 है, हाइड्रोजन का भी एटॉमिसिटी 2 है, डायटोमिक मोलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करता है, H2 हो गया। उसी तरह से Cl2, F2, Br2, I2 ना, ये सब एग्जिस्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड, एक ही तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे देख लो, हेलोजन को कार्बन फैमिली के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दिया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन से रिएक्शन करने के बाद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। उसी तरह से ये कार्बन फैमिली के साथ कार्बन हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। इसीलिए कह दिया जाता है ना कि कार्बन जो है से, ये हाइड्रोजन जो है आपका कार्बन फैमिली की तरह भी बिहेव करता है। कार्बन फैमिली में क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको कार्बन फैमिली से भी मिलता जुलता है। जिस तरह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, एज दे एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, सिमिलरली हाइड्रोजन एक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिहेव जस्ट लाइक ए हीलियम विच इज नियरेस्ट इनर्ट गैस, ठीक है। तो देख लो मेटल हाइड्राइड में भी इसका -1 है, सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का -1 है, तो सोडियम हाइड्राइड अगर बनाते हैं तो इसमें -1 हो गया, ठीक है। तो इसका भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो अल्कली मेटल से मिलता जुलता नहीं है, अल्कली मेटल से इसको भिन्न बना देता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, पहला प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एज द साइज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी इजी, दैट इज व्हाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल फ्रॉम टॉप टू ग्रुप डिक्रीजेज, ठीक है। बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन its size is very small, due to which its ionization enthalpy, that is ionization potential is very high. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अल्कली मेटल में जितने भी हैं सब मेटेलिक कैरेक्टर है, टिपिकल मेटल का काम करते हैं, while हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। एटॉमिसिटी देख लीजिए, हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक while अल्कली मेटल्स आर मोनो एटॉमिक,
ठीक है। नेचर ऑफ कंपाउंड, जितने भी अल्कली मेटल है सब आपका क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये जो हो गया आपका हाइड्रोजन कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जैसे HCl देख लीजिए ना, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, H2 में खुद एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। CH4 में कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन आयनिक कंपाउंड अल्कली मेटल का जो हाइलाइट होता है वो कैसा होता है, आयनिक होता है। द ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक व्हाइल द हाइड्रोजन ऑक्साइड इज न्यूट्रल, जैसे H2O है ना, तो ये न्यूट्रल हो गया। जबकि आपका अल्कली मेटल जैसे Na2O ना, ऑक्सीजन यही ना हो गया आपका, तो यह बेसिक नेचर का होगा। जबकि ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पर कैरेक्टर जो है अल्कली मेटल से मिलता जुलता नहीं है, भिन्न हो रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। लेस टेंडेंसी टू हाइड्राइड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन हैज लेस टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्राइड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लेता है, ठीक है, और हाइलाइट बना देता है। लेकिन हाइड्रोजन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फेसेज repulsive force, inter-electronic repulsive forces between the electron of hydrogen and outer electron, which requires much more energy to add the electron, ठीक है। इसीलिए आसानी से हाइड्राइड नहीं बनाता है, एंड कंपेयर टू द हेलोजन, ठीक है, which forms halide ions very easily, absence of unshared pair of electron, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 हम लोग डायटोमिक ले लिए, ठीक है, कोई इसमें आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है डायटोमिक में, इसमें कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एक बॉन्ड पेयर सिर्फ है। लेकिन वही हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन अगर ले लीजिए, डायटोमिक मोलेक्युल बना दीजिए, तो कितना है, तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, डाइहाइड्रोजन हो गया आपका। अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ क्या पढ़ा रहे थे, हाँ, एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है, वहीं आपको हाइड्रोजन में नहीं होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन आर एसिडिक while हाइड्रोजन ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। Occurrence of hydrogen, hydrogen the most abundant element in the universe and third most abundant on the surface of the globe is being visualized as a major future source of energy। एक दिन ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन को हम लोग एज ए फ्यूल यूज करेंगे, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो ना पेट्रोलियम से ना तो डीजल मिल पाएगा, ना पेट्रोल मिल पाएगा, ना केरोसिन ऑयल मिल पाएगा, ना पैराफिन वैक्स मिल पाएगा, तो क्या होगा, आपका एनर्जी का सोर्स खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ये फ्यूचर फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। पानी प्रचुर मात्रा में आपका वाटर एबंडेंट वाटर है, वहां से आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। बहुत सारे मेथड है हाइड्रोजन बनाने का, हम लोग वन बाय वन करके अभी जस्ट स्टडी करेंगे। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन आपका यूज होगा, और उसको आज चूंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है किसी भी फ्यूल का, वो हाइड्रोजन का है, हाईली ज्वलनशील है, इट्स कैलोरीफिक वेरी हाई, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है। बट देर इज ओनली वन प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, एलपीजी के लिए सिलेंडर आपके पास है, इसमें स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होता है, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को स्टोर करने से उसको ब्लास्ट करने का चांसेज रहता है, कोई अभी सिलेंडर इस तरह का डेवलप नहीं कर पाया है ठीक से, जिसको उसको हम लोग प्रचुर मात्रा में एलपीजी की तरह स्टोर करके उसको यूज कर सके, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जरूर बनेगा, और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होगा आपका किचन में भी, और आपको ये क्या कहा जाता है, इंजन में भी ना। ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस सेवरल कार्स आर लॉन्च्ड इन इंडिया ना, इन विच हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल। आइए अब हम लोग डाईहाइड्रोजन H2 देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए उससे पहले डाईहाइड्रोजन के बारे में आगे कुछ पढ़े, उससे पहले आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग देखने जा रहे हैं। हाइड्रोजन तीन आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्राइटियम। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या जी?
हाँ जी, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटियम, यानी ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं 1 1, ड्यूटेरियम, ठीक है, 1 2, ट्राइटियम 1 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर देखो, यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन होगा, इसमें 2 न्यूट्रॉन होगा। ड्यूटेरियम, इसका सिंबल हम लोग डी भी लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये H2O बनाता है, क्या बनाता है, H2O बनाता है, उसी तरह से ड्यूटेरियम क्या बनाएगा आपका, D2O बनाएगा, क्या बनाएगा, D2O बनाएगा, जिसको हम लोग हेवी वाटर कहते हैं। D2O को क्या कहते हैं, हेवी वाटर कहते हैं, ठीक है। और यह नन रेडियो एक्टिव है ड्यूटेरियम। प्रोटियम भी आपका नन रेडियो एक्टिव है, यह 99.98% पाया जाता है। ड्यूटेरियम का परसेंटेज सबसे लिस्ट है, 0.015% है। ट्राइटियम आपका 10 to 15% पाया जाता है इसमें, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ लिखिए दिया हूँ, अप्रॉक्स 1, इसका 2, इसका 3 है, ठीक है। और आपका ड्यूटेरियम हेवी वाटर में पाया जाता है। जैसे देखो, वाटर ले लो, कहीं पर छोड़ दो, कुछ दिन पर स्टेगनेंट होने की वजह से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हमारे बॉडी में 60% वाटर है, फिर भी पानी सड़ता नहीं है, क्यों, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये किसके चलते होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के प्रेजेंस के चलते होता है। हेवी वाटर हमारे बॉडी में काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में होता है, जिसके चलते हमारे शरीर का पानी क्या होता है, सड़ता गलता नहीं, कीड़े उसमें नहीं पड़ते हैं, ठीक है। अब बच गया आपका ट्राइटियम। तो ट्राइटियम आपका रेडियो एक्टिव है, इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसका यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। इसका हाफ लाइफ 12.334 ईयर्स के बराबर होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, किसका, डाइहाइड्रोजन का। और उसमें हम लोग का दो मेथड है, ठीक है, कॉमर्शियल मेथड और लैब मेथड, ठीक है। तो कॉमर्शियल मेथड को लिए हम लोग प्रिपरेशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और प्रिपरेशन वर्ड जब भी यूज करते हैं आपका, तो हम लोग लैब मेथड के लिए यूज करते हैं, कॉमर्शियल मेथड के लिए मैन्युफैक्चर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ हम लोग डाइहाइड्रोजन देख रहे हैं। पहला प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर ले लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होगा आपका कैथोड पर जाकर लिबरेट करेगा। यह कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, आपको एट कैथोड। और ऑक्सीजन जो होगा ये भी लिबरेट करेगा, कहाँ लिबरेट करेगा, तो एट एनोड, यह एनोड पर जाके लिबरेट करेगा, ठीक है। The hydrogen prepared by this method is of very high purity. However, this method is not commonly used because it is very expensive. This method this method can be used only at those places where electricity is cheap. जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सस्ता हो वहीं इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग वाटर का करा सकते हैं। आइए दूसरा है बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक, ठीक है। रेड हॉट कोक ले लीजिए, ठीक है, और कोक पर आप स्टीम पास कर दीजिए, तो ये CO प्लस H2O मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। CO प्लस H2O ना इज नोन एज वाटर गैस। और वाटर गैस का यूज हम लोग पहले जमाने में क्या किस फॉर्म में करते थे, एज ए फ्यूल करते थे, लेकिन अब इसका प्रैक्टिस में यूज नहीं है ना। वाटर गैस हम लोग एज ए फ्यूल अब नहीं करते हैं, ठीक है। सिंस द मिक्सचर ऑफ CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbon, therefore this gas is regarded as synthesis gas or syngas। तो वाटर गैस जो होता है इससे हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से या मिथेनॉल भी बनाया जाता है। आगे पढ़ाऊंगा मैं इस चैप्टर में ही, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉपिक जब पढ़ने लगेंगे तो। जिसके वजह से वाटर गैस को हम लोग सीन गैस यानी सिंथेटिक गैस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीन गैस फ्रॉम कोल और कोक इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनता है व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीन गैस फ्रॉम कोल और कोक, तो जो कोल या कोक से जो आप सीन गैस बना रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग
कोल गैस, ये कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस और सिंथेसिस गैस और सिंथेटिक गैस फ्रॉम कोल और कोक इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। हम लोग कोल गैसिफिकेशन से प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वाटर गैस ले लीजिए, यानी कि कोल गैस ले लीजिए, क्या कहा जाता है, सीन गैस ले लीजिए और उसको स्टीम से पास कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज ए कैटलिस्ट, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ कितना मिल रहा है, तो प्रोडक्शन हाइड्रोजन गैस का बढ़ गया। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिजोल्व करके कोल्ड ड्रिंक्स बना दिए, ठीक है। एट ए टाइम दो फैक्ट्री आपका चल गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन ना, और इस रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। वाटर गैस को हम लोग दूसरे फॉर्म में बदल दिए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। आइए लेबोरेटरी प्रिपरेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 10 में आपका पढ़ा हुआ है ना। एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए, कॉनिकल फ्लास्क में आप कीजिए क्या कि जिंक ग्रेनुल्स डाल दीजिए। जिंक ग्रेनुल्स डालने के बाद इसमें डिलीवरी ट्यूब कॉर्क के साथ फिट कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह से रहेगा। इसमें सल्फ्यूरिक, जिंक ग्रेनुल्स डालने के बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप ये डिलीवरी ट्यूब लगा दीजिए। देखिएगा कि पूरा बॉयल होने लगता है, ये नहीं फर्फिशिएंसी निकलने लगता है हाइड्रोजन गैस का, और हाइड्रोजन गैस आपका निकले का दिखाई नहीं देगा। बर्निंग मैच स्टिक ले जाइए आप यहाँ पर, क्या ले आइए, बर्निंग मैच स्टिक ले आइए, तो भूम से करता है ना, पॉप साउंड निकलता है, तो समझ जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। या 10 में एक और एक्टिविटी करना था, इसी को ले जाकर हम लोग सोप सॉल्यूशन में पास कर दिए थे। तो सोप सॉल्यूशन में पास करने से क्या हो गया था, आपका बबल्स निकल गया था। क्या निकल गया था? बबल्स निकल गया था, बबल्स। और बबल्स में बर्निंग मैच स्टिक ले गए तो पुट पुट आवाज आता है, जैसे क्रैकर्स में आपको नहीं होता है, टिकिया छोड़ते हैं पिस्टल में लगा करके पुट से करता है, इससे पुट पुट की आवाज आती है, ठीक है। तो ये तो आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया। दूसरा मेथड है, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद द एक्वस अल्कली ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा ले लीजिए, उसमें जिंक ग्रेनुल्स डाल दीजिए, डालते ही आपका हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा और साइड प्रोडक्ट सोडियम जिंकेट बनेगा आपका ना। तो ये आप 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने देता हूँ।